माय नेम इज प्रोफेसर मयूर टिटनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहर्स साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है हमारे चैनल के नाम के ऊपर। तो चैनल चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, दैट इज चैनल का नाम चेंज हुआ है मेहर्स साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों आज का जो वीडियो है वो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने चैप्टर नंबर 1 दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स तो पढ़ा दिया, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल थे वो हमें करने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, तो आप न्यूमेरिकल भी थोड़े से ले लीजिए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो जो है वो थोड़े से अगर देखा जाए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो एक ही वीडियो के अंदर इतने सारे न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग पार्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो जो वीडियो है उसको टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। दैट इज टुडेज लेक्चर, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो मैं जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं। ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो 12 नंबर पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम यूर टेक्स्ट बुक। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वो न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, तो मैं एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle, a wheel a diameter, ठीक है, a wheel of a diameter 1 meter, while the bicycle is on a central stand. The wheel is set into the rotation and it's attain the frequency of 2 revolution per second in 10 second. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, with a uniform angular acceleration. ठीक है, और कैलकुलेट के लिए बोला है नंबर 1 दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंड इन 10 सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी जो है वो साथ साथ मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर साफ तरीके से क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है। ठीक है, सो अभी हम लोग ये हो गया क्वेश्चन, तो हम लोग 1 बाय 1 इसका डेटा फाइंड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे गिवन डेटा अब देखिए, समहाउ एन एंट इज स्टक। ठीक है, अब एक जो है वो एंट है, एंट मतलब हमने मूंगी, ठीक है, वो टाइप पे स्टक हुई है रिम ऑफ अ बाइसिकल। तो बाइसिकल का जो रिंग है, हमें बाइसिकल का रिंग कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से बाइसिकल का रिंग होता है। सपोज दिस इज बाइसिकल रिंग। ठीक है, ये जो है वो बाइसिकल का रिंग है अपना। ठीक है, तो मैंने बाइसिकल का रिंग निकाल दिया। अब बाइसिकल के रिंग के ऊपर कौन स्टक है, हमारी स्टक है अपनी अंट। अंट जो है वो बाइसिकल के रिंग के ऊपर क्या है, स्टक है। ठीक है, सो दिस विल बी द यूर बाइसिकल रिंग। ये बाइसिकल का रिंग हो गया, ये हो गए रिंग। ओके, अब इसके ऊपर मान के चलते यहां पे कौन स्टक है, यहां पे स्टक है आपकी अंट। ठीक है, अंट क्या है, यहां पे चिपकी हुई है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है द डायमीटर। ठीक है, तो अपने को डायमीटर दिया हुआ है। सो गिवन डेटा में फर्स्ट डेटा क्या दिया है, डायमीटर दिया है। कितना मीटर है, दैट इज डायमीटर इज ऑफ 1 मीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है, 1 मीटर है। तो हमें डायमीटर का जरूरत नहीं पड़ता है, कभी भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो रेडियस आता है, हमारे फार्मूले में सभी जगह रेडियस है, तो डायमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं रेडियस के अंदर। सो व्हाट इज द रेडियस, डायमीटर बाय 2। ठीक है, रेडियस क्या रहता, डायमीटर का आधा, दैट इज 1/2, मतलब कितना होता है 0.5 मीटर। तो ये निकल गई अपनी रेडियस। आगे देखो, व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन अ सेंट्रल स्टैंड। तो ये जो बाइसिकल है, ये जो साइकिल है, उसको काय में लगा दिया है, सेंट्रल स्टैंड के ऊपर लगा दिया गया है। और क्या किया है, वो बाइसिकल को पाइडल मारा हुआ है। तो चक्का क्या होगा, ये जो बाइसिकल का जो रिम है वो क्या करेगा, घूमेगा। तो साथ में कौन घूमेगी, आंट भी घूमेगी। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, द व्हील इज सेट इनटू द रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी। अब अपने को ये व्हील जो है वो रोटेट हो रहा है, और कितना फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, अपने को स्पीड दिया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, दैट इज 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है। बाद में क्या बोल रहा है, इन 10 सेकेंड। टाइम कितना है आपका, टाइम दिया हुआ है, दैट इज टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आपका टाइम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद एंगुलर एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन, मतलब अल्फा क्या है आपका, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अल्फा क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब बात ये आती है कैलकुलेट, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है, व्हाट इज कैलकुलेट, व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। नंबर वन बोला है दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज कैपिटल एन कैलकुलेट करने बोला है। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एन। कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने रिवॉल्यूशन करेगा 10 सेकंड के अंदर, और स्मॉल एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, मतलब स्पीड होता है, दैट इज स्मॉल एन, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट, ठीक है, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है, एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए और लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे बताइए फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम रहेगा t1, ठीक है, एंड लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए रहेगा t10। तो ये दोनों भी क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो t1 एंड t10 इज टू बी कैलकुलेट। तो इस तरीके का ये जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, और एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगेगा, और लास्ट नंबर का भी चक्कर काटने के लिए, दैट इज 10th नंबर का चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा हुआ है, ठीक है। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहां पे एक चीज पूरे तरीके से क्लियर रखना। देखो न्यूमेरिकल के टाइप होते हैं, तो कौन से टाइप में किस तरीके के फार्मूले होते हैं, यूज किए जाते हैं, वो थोड़े से ध्यान रखिए। अगर आपके पास फार्मूले की लिस्ट नहीं है तो मुझे बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फार्मूले का भी लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो दो ही फार्मूले लगने वाला है, दैट इज लगने वाला है काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है दो काइनेमेटिकल इक्वेशन, वैसे तीन काइनेमेटिकल है लेकिन यहाँ पे दो ही लगने वाला है, ठीक है। सो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, और दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। दिस इज काइनेमेटिकल इक्वेशन इन व्हाट, एंगुलर, ये कौन से फॉर्म में है, एंगुलर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है वो एंगुलर फॉर्म में है क्या, सॉरी दीज आर इन अ लीनियर, कौन से फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में दिए हैं, लेकिन अपना जो क्वेश्चन है वो क्या में है, एंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो आपको एंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। तो ये दो ही फार्मूले लग के आप लोग पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब सबसे पहला फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ठीक है। पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है, दैट इज क्या बोलता है, v इज इक्वल टू, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्म में हो गया आपका, लीनियर फॉर्म में, लेकिन अपने को लीनियर फॉर्म में चाहिए क्या, नहीं एंगुलर फॉर्म में चाहिए। तो एंगुलर में क्या होता है, v की जगह क्या हो जाता है, दैट इज v इज एन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर में क्या होता है, ओमेगा, ठीक है। सो ये होगी फाइनल, दिस इज इनिशियल, दिस इज, देखो ओमेगा 0 इज एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। इनिशियली ये जो बाइसिकल है उसका जो रिम है वो कैसा है, रस्म है, इसलिए इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 रहेगी, और फाइनली क्या रहेगी, ओमेगा। सो दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो इनिशियली इज ओमेगा 0 एंड फाइनली इज ओमेगा, ठीक है। अब ये हो गया प्लस, बाद में एक्सेलरेशन क्या रहता, अल्फा, और t इज अ t। अब सबसे पहले समझ लेते कि, हाँ तो गाइस आपको ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन तो समझ गया, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 अल्फा t। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई n होता है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई स्मॉल n। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कैपिटल एन लेना है, दैट इज जो निकालना है वो लेना है, या स्मॉल एन लेना है। तो उसके लिए आप लोग, ये तो फार्मूला आप जानते हो, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्यों रिवाइज करते हैं। ओमेगा क्या रहता,
एंगुलर वेलोसिटी रहता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब टोटल रिवॉल्यूशन कितना है, थीटा, दैट इज, अब मुझे बताओ अगर ये टोटल रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना एंगल कवर करेगा, दैट इज 2 पाई 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। अब मुझे बताइए 1 बाय टी क्या रहता है, 2 पाई एन, ठीक है। सो दिस विल बी द स्मॉल एन, एन इज एन फ्रीक्वेंसी। अब कैपिटल एन कब लेना है, जब आपको टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, दैट इज कैपिटल एन, ठीक है। मतलब अगर आपको कैपिटल एन निकालना है तो आप लोग कहां से निकाल सकते हो, दैट इज कैपिटल एन का मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ अ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब ही कितना रहता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो कि अपने को क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो कैपिटल एन नहीं लेना, स्मॉल एन लेना है, ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। सो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई एन हो गया, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा जीरो, इनिशियली कितना रहता है, वेलोसिटी इज अ 0 प्लस अल्फा इंटू टी। अब ये हो गए वैल्यूज। अब मुझे बताओ यहां से आपको काय की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू, तो 2 पाई इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन इज 2, ठीक है, 0 अल्फा इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, कितना सेकेंड है, 2 सेकेंड, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां पे जो है वो स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, सॉरी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड नहीं है, टाइम पीरियड जो है वो आपका 10 सेकेंड है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड, आपको कितना लेना है, 10 सेकेंड लेना है, ठीक है। तो मैं 10 सेकेंड ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.4 पाई, ठीक है। सो 0.4 पाई, दिस इज अल्फा, दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया आपका, 0.4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द यूर अल्फा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, अल्फा निकल गया आपका, ठीक है। अगर आपका अल्फा निकल गया तो अल्फा निकलने के बाद आपका एन निकालना बड़ा इजी है, कैसे, सेकंड काइनेमेटिकल का इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख रहा हूं, आप सबको दिख रहा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब मुझे बताओ सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज इन अ लीनियर। एंगुलर में क्या होगा, हाँ तो गाइस आपको ये सेकंड जो इक्वेशन है वो समझ आ गया होगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने आपको ये दोनों फार्मूले समझा दिए, लेकिन मैंने इसमें ये चीज बोली थी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन एस का मतलब एन नहीं होता, ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि मैंने बोलते टाइम वैसा बोला था, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा समझा रहा हूं कि किस तरीके से एस को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एस क्या रहता है, एस इज एन टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ एक बार अगर ये रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना करेगा, दैट इज 2 पाई, ठीक है, एक बार रिवॉल्यूशन से। अब मान के चलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, दैट इज एन, ठीक है। सो अब मुझे बताओ लीनियर में एस पकड़ा जाता है, लेकिन एंगुलर में एस की जगह क्या पकड़ा जाता है, थीटा। सो दिस फार्मूला इज 2 पाई कैपिटल एन। सो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई कैपिटल एन। तो लीनियर में एस लेना है, लेकिन एंगुलर में कितना लेना है, थीटा लेना है। अब इस कैपिटल एन क्यों लिया, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर एक बार अगर रिवॉल्यूशन करता है तो एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 2 पाई। अगर 2 बार करते हैं तो 2 पाई इंटू 2, ठीक है। एन का वैल्यू अगर 2 बार रिवॉल्यूशन होते तो 2, एन का वैल्यू अगर 3 बार रिवॉल्यूशन करता है तो 3, सो 2 पाई इंटू 3, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 3 हो जाएगा। तो एस के जगह हम लोग क्या लेंगे, एस के जगह लेंगे थीटा, ओमेगा यू के जगह लेंगे ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लेना है आपको, 2 पाई एन लेना है, ठीक है। ओमेगा 0 इज 0, ठीक है। ओमेगा 0 इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फार्मूला, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ये हो गया 2 पाई इंटू एन, ठीक है, 2 पाई इंटू एन, ठीक है। अब देखो एन का ही वैल्यू निकालना है,
1/2, ठीक है। अब और क्या है अल्फा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा 0.4, अल्फा का वैल्यू क्या है 0.4 पाई इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी इज अ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या, अब पाई पाई गेट कैंसिल, दोनों साइड पाई पाई गेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू निकालना है, ठीक है। ये 2 इधर डिनोमिनेटर में था, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो ये 2 इधर न्यूमरेटर में था, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। यहाँ रहेगा 0.4 और यहाँ 10 इंटू 10 लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ 0.4 इंटू 10 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज 4 4 गेट कैंसिल, ठीक है। 4 4 गेट कैंसिल, सो एन इज इक्वल टू कितना आएगा, एन इज इक्वल टू आएगा 10 रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, दैट इज आपका 10 रिवॉल्यूशन, सही है। तो ये जो फर्स्ट आंसर है आप चेक कर लीजिए, पहला जो आंसर है वो आ गया है, दैट इज 10 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो गया है, दिस इज यूर फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन लेके ही सॉल्व करना है। सो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एक चक्कर के लिए कितना टाइम लगेगा फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए, और लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये अपने को पता करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ रिवॉल्यूशन जो है वो बढ़ते जाएंगे, घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट के लिए कितने लगते हैं, लास्ट के लिए कितना लगता है। तो फर्स्ट के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा, दैट इज अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखता हूं तो आपको यही फार्मूले का क्या करना है, आपको यूज करना है, दैट इज 2 पाई इंटू एन, ठीक है। दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन का आपको यूज करना है, दैट इज काइनेमेटिकल, सॉरी यहां लिखेंगे आप लोग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। सो फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज 2 पाई एन ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब समझते हैं व्हाट इज फॉर अ टाइम ऑफ you have to calculate the time for a first revolution, that is फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए आपको टाइम निकालना है। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए रिवॉल्यूशन 1 रहेगा, मतलब n का वैल्यू कितना रहेगा 1 रहेगा, उसके लिए लगने वाला टाइम जो है वो t1 रहेगा, ठीक है। हाँ तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा, दैट इज 2 पाई n ओमेगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, पहले रिवॉल्यूशन के लिए कितना n का वैल्यू रहेगा 1 रहेगा, दैट इज 2 पाई इंटू 1 इंटू ओमेगा 0 इज 0 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर। अब देखो काय का वैल्यू निकालना है, t1 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो 2 पाई इंटू 1 इज 2 पाई, 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.4 पाई इंटू t1 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ पाई पाई गेट कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर रख दो t1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 गेट 4, ठीक है, और इधर तो पाई कैंसिल है, डिवाइडेड बाय मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। सो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.4, 4 डिवाइडेड बाय 0.4 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻1, मतलब क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 40, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 4। अब 40 डिवाइडेड बाय 4 मतलब क्या होता, इज 10, ठीक है। सो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 सेकेंड, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेकेंड, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेकेंड। सो दिस विल बी द यूर टाइम फॉर अ फर्स्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे आपका आधा क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, दैट इज इसका वैल्यू सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी को समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी मेहनत करने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह बचेगी, हाँ बच तो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है आपका रफ है, रफ वर्क है, उसको रहने दीजिए वहीं पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो
अब देखते हैं T1 का वैल्यू हो गया। अब निकालना चाहते हैं हम लोग T10 कितना होगा। अब मुझे बताओ T10 अगर निकालना है, लास्ट रिवॉल्यूशन अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा। लास्ट रिवॉल्यूशन अगर निकालना है तो आपको कैसे निकालना है, T10 अगर निकालना है तो T9 निकालना पड़ेगा, उसमें से T10 में से लास्ट रिवॉल्यूशन में से, ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन में से लास्ट रिवॉल्यूशन में से 9th रिवॉल्यूशन आपको माइनस कर देना पड़ेगा। 9th रिवॉल्यूशन की जितनी वैल्यू आएगी वो माइनस कर देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब टोटल रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा था, टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड, मतलब T10 का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, ठीक है। लेकिन आपको काय के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 9th रिवॉल्यूशन तक कितनी वैल्यू कितना टाइम लगेगा वो निकाल देंगे। ये 10 में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे, T9 माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, T10 निकल जाएगा, ठीक है। सो हमको T9 निकालना है तो फार्मूला यही लगेगा, दैट इज 2 पाई n व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा T9 स्क्वायर, ठीक है, T9 स्क्वायर। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ n के लिए अगर आपका T9 अगर निकाल रहे हो तो n का वैल्यू कितना रहेगा, n का वैल्यू रहेगा आपका 9। सो 2 पाई इंटू 9, ओमेगा 0 इज 0, 1/2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा 0.4 पाई इंटू T9 स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, 0 ही हो गया। अब ये पाई गेट कैंसिल, तो यहां बचेगा 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, ये 2 जाएगा ऊपर, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, अब नीचे आ जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा T9 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 0.4 T9 स्क्वायर। अब देखते हैं ये पॉइंट जो है वो फिर से निकाल लेते हैं, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 4। ये पॉइंट अगर ऊपर चला जाएगा तो -1 का हो जाएगा ऊपर जाके, दैट इज अगर 10⁻⁴ अगर होता है ये, अगर -1 है ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 मतलब 10 हो जाएगा, दैट इज 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 इंटू 10 हो जाएगा। सो अब कितना आएगा, दैट इज 9 4 36, सो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 90, तो T9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो योर आंसर इज T9 स्क्वायर इज इक्वल टू 90, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90, दैट इज। अब और T9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 90, ठीक है। अब ये निकल गया T9 का वैल्यू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 90 लॉग टेबल से देखना पड़ेगा। अगर आपने लॉग टेबल नहीं पढ़ा तो लॉग टेबल जरूर पढ़ लीजिए। उसके अगर आपको नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं लॉग टेबल के भी ऊपर लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 90 कितना आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 90 जो आता है वो आता है आपका आसपास 9.436 सेकेंड, ठीक है। सो ये हो गया आपका T9, तो आपका T9 निकल गया, कितना आया, दैट इज 9.3। अब T10 कैसे निकालोगे, T10 निकालोगे दैट इज 10 में से टोटल वैल्यू कितना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, और 9th रिवॉल्यूशन तक कितना टाइम जा रहा है आपका, दैट इज 90 रिवॉल्यूशन के लिए जा रहा है 9.436। सो अब इसमें से 10 में से ये 9.436 माइनस कर दो तो आपका आंसर जो आता है दैट इज 0.5136 सेकेंड, ठीक है। सो इतना आपका क्या आता है, 10th नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए इतना आपका क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। सो गाइज ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक काम कीजिए, वीडियो को जो है वो पॉज कीजिए और ये जो न्यूमेरिकल है उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल भी लेने वाले हैं जस्ट इसके बाद, ठीक है। पॉज कर लीजिए, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो गाइज आपने जो 12 नंबर का न्यूमेरिकल था, दैट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल था रोटेशनल डायनामिक्स का, वो समझ लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, दैट इज सेकंड न्यूमेरिकल है। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, समझा लेता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द पॉइंट एंड ग्रामोफोन डिस्क, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5 रेडियस, सॉरी डिस्क इज 0.5, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप,
इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल बी द स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, क्वेश्चन मार्क, बाय what factor will be the answer change if the coin is almost at the rim, ठीक है। और g का वैल्यू दिया है दैट इज पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क का। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामोफोन डिस्क समझ लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, और उसका हम लोग देख रहे हैं गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा देख रहे हैं। जीडी, मैं जीडी लिखता हूं, आप जीडी ना लिखे, ठीक है। तो गिवन डेटा लिखे। अब डिस्क समझ लेते हैं, डिस्क किस तरीके से होती है, इस तरीके की डिस्क होती है। देखो डिस्क और रिंग में फर्क होता है, रिंग में खाली रिम रहती है, डिस्क में पूरी डिस्क रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा अगर होगा, ठीक है। सो डिस्क सर आपकी डिस्क जो है वो डिस्क समान भी नहीं दिखती है, तो कुछ ऐसी है, ठीक है, डिस्क है, समझ लीजिए, ठीक है। सो दिस विल बी द डिस्क। अब मुझे बताओ डिस्क जो है वो पूरी तरीके से क्या रहती है, सॉलिड रहती है, पूरी फुलफिल क्या रहती है, सॉलिड, मतलब कुछ इस तरीके की रहेगी, ठीक है। दिस विल बी द डिस्क, ओके, ये डिस्क होगी, ठीक है। अब इसका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या रहेगा, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा, ये जो डिस्क है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। सो यूर ग्रामोफोन डिस्क। अब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, मतलब static friction is a mu of a s is how much, it is static friction। फ्रिक्शन का फ्रिक्शन मतलब क्या रहता, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या रहता, म्यू रहता, थ्योरी में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, म्यू है। अब आगे देखिए रेडियस ऑफ द डिस्क, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक का पार्ट, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, यहां से लेके मतलब ये पूरा नीचे तक का जो पार्ट है, दैट इज टोटल पार्ट जो रहेगा, दैट इज दिस विल बी द रेडियस, ठीक है। दिस विल बी द आरडी, रेडियस ऑफ द डिस्क। कितना है आपका, रेडियस ऑफ द डिस्क आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आपको दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू सेंटीमीटर का मीटर में कितना होता है ये आपको पता है, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपको 1 सेंटीमीटर निकालना है तो ये 10⁻² डिवाइड में लेके आ जाइए, ठीक है। सो 1/10⁻²। अब 1/10⁻² अगर ऊपर जाएगा, ये 10⁻² अगर ऊपर जाएगा, दैट इज 10⁻², मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का कितना मीटर होता है, 10⁻² मीटर होता है। ये चीज समझ लीजिए। देखो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻+ होता है, बड़ा छोटा, बड़ा टू छोटा इज 10⁻+, लेकिन छोटा टू बड़ा 10⁻-, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो कितना आएगा, 10⁻² मीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है देखो, इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन। अब देखो कॉइन को रखा गया है, ठीक है। इनिशियली कॉइन कहां पे है आपका, सपोज टू बी यहां पे है आपका कॉइन, ठीक है। यहां से लेके ऐसा पकड़ते हैं हम लोग, यहां पे कहीं कॉइन है, दिस विल बी द कॉइन, ठीक है। ये हो गया आपका कॉइन, ठीक है। अब कॉइन, ठीक है, मान के चलते कॉइन का जो पोजीशन है वो सपोज टू बी मान के चलते ए नाम के पोजीशन पे, कैपिटल ए नाम के पोजीशन पे, और फाइनली कहां जाना जाएगा, एट द रिम मतलब बी पे जाना चाहिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग इसको लेना चाहो तो 1 भी ले सकते, 2 भी ले सकते। तो एक काम कर लेते हैं, 1 2 लेते हैं। सपोज दिस इज 1, दिस इज सेकंड पोजीशन, एट द रिम इज अ सेकंड पोजीशन, दिस इज अ फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब मुझे बताओ रेडियस कितना दिया है, R1, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक का रेडियस जो है वो R1 है। टोटल डिस्क का रेडियस RD है, लेकिन यहां का रेडियस कितना है, R1 है, ठीक है। तो वो कितना दिया है, पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, पाई इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। आगे में क्या बोल रहा है देखो, ठीक है। अब देखिए जो फाइनल जो है आपका व्हाट विल बी द, यहां दिया हुआ है व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विल बी स्टार्ट फ्रॉम द स्लीपिंग। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी। तो इनिशियली कितना रहेगा, मान के चलते हैं n1 रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कितना रहेगा, n1 रहेगा। और सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, ठीक है। आपका आंसर जब ये
फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा तो n1 रहेगा, लेकिन जब वो n2 पे जाएगा तो कितना फैक्टर चेंज होगा। फैक्टर पूछा है, मतलब फैक्टर जब भी बोलता है तो रेशियो की बात कर रहा है। तो रेशियो क्या पूछा हुआ है उसने, रेशियो ये पूछा है n2/n1 कितना होगा, या फिर इसी को अगर समझना है तो n2 इज हाउ मच टाइम ऑफ n1, मतलब n2 जो है वो कितना चेंज होगा फर्स्ट पोजीशन के कंपैरिजन में। n2 इज हाउ मच टाइम ऑफ n1, ये सेकंड क्वेश्चन है। और आपको ब्रैकेट के अंदर g का भी वैल्यू दिया हुआ है। g का वैल्यू कितना है, दैट इज g का वैल्यू है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने को n1 निकालना है, ठीक है। अब n1 अगर निकालना है तो ये जो है वो उसका आपको ये जो डायग्राम दिया है इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले फ्री बॉडी का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तो ये तो चीज आपको पता है, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, या फिर नहीं भी किए तो चलता, नोट डाउन कर लीजिए या नहीं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं शुरू करता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ वर्क था, इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब सपोज टू बी मान के चलो ये है आपका डिस्क, ठीक है, दिस विल बी द डिस्क, ये है आपका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये जो है आपका क्या है, वो कॉइन है, ठीक है, दिस विल बी द कॉइन। अब जब ये डिस्क रोटेट होगा तो आपका कॉइन भी क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको फोर्सेस को रिजोल्व करना पड़ता है, फोर्सेस आपको दिखाने होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो कॉइन है इसका वेट कहां जाएगा, वेट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और व्हाट इज वेट, वेट रहता मास इनटू ग्रेविटी, ये हो गया वेट। वेट अगर डाउनवर्ड है तो अपवर्ड में क्या एक्ट करती है, और बॉडी क्या में रहती है, इक्विलिब्रियम में। देखो अगर मेरा अगर वेट अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड में मेरे पे क्या एक्ट होती है, अर्थ मेरे पे क्या एक्ट करती है, रिएक्शन एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये होती है एन इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। ये हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बताओ अगर ये घूमेगा, ये तो हुआ डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड। अब मुझे बताओ ये अगर जब घूमेगा तब क्या होगा, लेफ्ट और राइट में भी फोर्स एक्ट होंगे। जैसे अगर जब कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसपे सीपीएफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितना होता है आपका mr²। तो ये हो गया राइट हैंड साइड में। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में इसको कौन खींचेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, μs इंटू एन, μs इंटू एन। तो ये हो गया आपका क्या, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स μs इंटू एन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से ये इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपका जो कॉइन है वो इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फोर्स। पहले डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड लिख लेते हैं, दैट इज डाउनवर्ड कितना है आपका n इंटू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। n इज इक्वल टू mg, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ये हो गया आपका अपवर्ड डाउनवर्ड। अब दूसरा क्या है, cpf, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है आपका mr² इज इक्वल टू μs इंटू n, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां पे n का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां लिखने का पुट वैल्यू ऑफ n, दैट इज n इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में n का वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। मैं इधर आ रहा हूं, ठीक है। जो n का जो वैल्यू है, वो जो n का वैल्यू है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, n का जो वैल्यू है, ये जो n का वैल्यू है वो यहां पुट कर लीजिए, ठीक है। यहां अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका mr² इज इक्वल टू
व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है एम इंटू जी. सो एम गेट कैंसिल्ड. सो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. ठीक है. अब मुझे बताओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा सिंस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा थीटा बाई टी मतलब ही 2 पाई स्मॉल एन. ठीक है. अब यहां ले लेते हैं हम लोग आर ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. ठीक है. अब अगर आप यहां ओमेगा 1 ले रहे हो सो जो फर्स्ट टाइम मुझे बताओ पोजीशन नंबर 1 पे भी आपको R1 लेना पड़ेगा, मतलब रेडियस क्या लेनी पड़ेगी R1 लेनी पड़ेगी. ठीक है. दैट इज कैपिटल आर. ये स्मॉल आर या क्या आप लोग यहाँ पे कैपिटल आर ले सकते हो. ये कैसे लिया इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. यहां तक आपको समझ में आ गया. ठीक है. अब मुझे बताओ अगर आप N1 निकालना चाहते हो. ठीक है. मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कितना फ्रीक्वेंसी है वो अगर निकालना चाहते हो, स्पीड कितनी है वो निकालना चाहते हो, तो आपको ओमेगा 1 इज इक्वल टू N1 दैट इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई N1 हो जाएगा. लेकिन अब मुझे बताओ फर्स्ट पोजीशन पे रेडियस कितनी है R1 है, तो यहां पे मैंने R1 ले लिया. समझ में आ गया. अब मुझे बताओ ओमेगा का वैल्यू रख देंगे ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई N1. सो R1 इज इक्वल टू 2 पाई N1. ठीक है. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. ठीक है. सो अब मैं यहां अगर सॉल्व करता हूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर और यहां हो जाएगा दैट इज N1 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे. N1 स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है. ठीक है. तो यहां हो जाएगा म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाय R1 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर. देखो मैंने खाली काय का वैल्यू निकाला N1 का वैल्यू निकाला, खाली N1 निकाला. ठीक है. सो N1 इज इक्वल टू अब देखो यहां अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो N1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट N1 हो जाएगा. ठीक है. N1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट N1 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा. दैट इज म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाय R1 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर. ठीक है. सो N1 इज इक्वल टू अब वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो म्यू एस का वैल्यू कितना है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू एस इज 0.5. ठीक है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी इज पाई स्क्वायर. जी का वैल्यू कितना है आपका पाई स्क्वायर है. R1 कितना है आपका पाई इंटू 10⁻⁻² इंटू व्हाट इज 4 इज 4 इंटू पाई स्क्वायर. ठीक है. पाई स्क्वायर कैंसिल तो आपका N1 कितना हो जाएगा दैट इज. ठीक है. अब ये 0.5 है 10⁻⁻ ऊपर जाएगा दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 4 पाई तो पाई रहेगा. ठीक है. सो N1 इज इक्वल टू. ठीक है. अब मुझे बताओ 0.5 इंटू 10⁻⁻, अरे -2 ऊपर जाएगा तो +2. ओके. सो 0.5 इंटू 100 इज 50. ठीक है. 4 इंटू 3.14 कितना होता है 4 इंटू 3.14 12.56. ठीक है. 12.56. आपके कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए. ठीक है. अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए. मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूं. लॉग से इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. लॉग से इसको आपको फाइंड आउट करना. मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूं दैट इज योर वैल्यू ऑफ N1 इज इसका आंसर आता है आपका 1.99 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. ये होगी आपकी N1 की वैल्यू हो गई. ठीक है. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ N1. अब डरिए मत. आप जाके अगर चेक करोगे तो सर आपका आंसर गलत हो गया है. गलत नहीं हुआ है. मैं बताता हूं क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर उन्होंने जो सॉल्व किया है वो कुछ रॉन्ग हुआ है उनका. मैं अड्डी ला समझा दूंगा हुआ क्या था उनका. ठीक है. तो हमारा आंसर सही है, उसका टेंशन मत लीजिए. मैंने 1-2 बार वेरीफाई करके ही लिखा हुआ है. ठीक है. यहां तक समझ आ गया. N1 निकल गया आपका. ठीक है. अब बात करते हैं N2 कैसे निकालना है, क्योंकि आपको निकालना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक सॉल्व हो गया. दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 1. अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करना है N2 कैलकुलेट करना है. तो N2 कैसे कैलकुलेट करें. अब अगर आप इस इक्वेशन को अगर देखते हो कहां गया भाई साहब, ये वाला इक्वेशन अगर आप देखते हो तो ये इक्वेशन में देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, खाली काय को छोड़ के रेडियस को छोड़ के, क्योंकि रेडियस जो है वो चेंज होगी.
म्यूएस इज अ कांस्टेंट, जी इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, मतलब n1 is directly proportional to square root of 1 by r1, और इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n2 is directly proportional to square root of r2, और r2 का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज rd। सेकेंड पोजीशन कितना है, टोटल डिस्क ना, दिस विल बी द डायमीटर रेडियस ऑफ द डिस्क, दैट इज r2 is equals to rd। ठीक है, तो दिस विल बी द इक्वेशन 1, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ क्या निकालना है आपको, n2 by n1 की n1 by n2, n2 by n1, तो क्या करूं, 2 by 1 की 1 by 2, सोचो सोचो क्या करूं, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, n2 चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, n1 चाहिए, तो 2 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1 करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, सो n2 by n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। हाँ, इसमें भी लोगों को गड़बड़ होती है, सर डिटेल में समझाइए वरना गड़बड़ होती है। जो होशियार है वो होशियार है, जिनको नहीं समझता थोड़ा सा इधर देखिए। n2 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n2, 1 by r2। ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं, देखिए लगे तो, ये है आपका n2 डिवाइडेड बाय ये है आपका n1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n2 is a 1 by r2, okay, what is value of n1 is a 1 by r1, so n2 by n1। अब ये जब लिखोगे तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 1 by r2, इसको कैसे जाएगा, वो जाएगा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज r1 by 1, ठीक है, r1 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, तो n2 by n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, that is r1 by r2, so n2 by n1 is equal to square root of r1 का वैल्यू कितना है, what is value of r1 is a pi into 10 raised to power minus 2 divided by what is r2 is a 10 raised to power 8 into 10 raised to power minus 2, बराबर है, ठीक है, so get cancel, so n2 by n1 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय 8। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसका जो आंसर आता है वो 0.62 के आसपास कुछ आता है, करेक्ट है, हाँ करेक्ट, अभी अभी मैंने सॉल्व किया था तो पता है मेरे को। सो n2 by n1 इज इक्वल टू 0.62, मतलब आपका आंसर क्या होगा, n2 इज इक्वल टू 0.62 n1, सो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपका जो आंसर है वो बुक के टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उसके साथ मैच नहीं हो रहा। मैच इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पे डेटा में कुछ रॉन्ग हुआ है उनका, इसलिए वो आंसर मैच नहीं हो रहा है। अगर डेटा के हिसाब से चलते हैं तो ये आंसर आता है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है वैसे ही मैंने आंसर निकाला हुआ है। लेकिन अगर आपको आंसर एज पर टेक्स्ट बुक लेना है तो इसका जो वैल्यू है दैट इज, ये जो वैल्यू है दैट इज वैल्यू ऑफ R1 का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूं। R1 का वैल्यू जो है वो आपको होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। R1 का वैल्यू अगर आप 2 सेंटीमीटर अगर लेते हो, R1 का वैल्यू अगर आप 2 सेंटीमीटर लेते हो तो आपका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक कितना आता है। तो इसको एज होमवर्क ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। व्हाट इज यूर होमवर्क, क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, R1 का वैल्यू क्या रहेगा, खाली 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ सकते हो। क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़े होंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नियर अबाउट 15-15, 20-20 मिनट जाते हैं, तो बड़े वीडियोज होंगे, इसलिए मैं पार्ट में इसको समझाते जाऊंगा, ठीक है। सो आपको दोनों भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।